भिखारी ठाकुर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सांस्कृतिक पहचान बन गया है। और बिदेसिया, उनका वो मास्टरपीस, वो नाटक जिसने घर छोड़ने वालों और पीछे रह जाने वालों के दर्द को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो चलिए, आज लाखों लोगों की इसी अनकही कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और इस कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं। पिया मोर गैलन परदेस। ये सिर्फ आप समझिए एक गाने के बोल नहीं है। ये तो उस दौर में घर की दहलीज पर इंतजार करती हजारों लाखों औरतों के दिल से निकली एक आह है, एक ऐसी पीड़ा जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस जमीन और उस जमाने को समझते हैं। विदेसिया को समझने के लिए ना हमें उस दौर में जाना होगा जिसने इस कहानी को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत के बिहार की, एक ऐसी धरती जहां शायद अलविदा कहना जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। तो देखिए, उस वक्त हो क्या रहा था। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां गांवों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही थीं। एक तरफ तो घर के छोटे मोटे उद्योग धंधे तबाह हो रहे थे और दूसरी तरफ जमींदार थे जो टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, किसानों को निचोड़ रहे थे। तो ऐसे में क्या चारा बचा था? नतीजा ये हुआ कि परिवार टूटने लगे और पलायन की, मतलब माइग्रेशन की, एक ऐसी लहर चली जिसने गांवों के गांव खाली कर दिए। और एक बात साफ समझनी होगी, खासकर भोजपुरी इलाके के लोगों के लिए, ये घर छोड़ना कोई शौक की बात नहीं थी। ये एक दर्दनाक हकीकत थी, जिंदा रहने की मजबूरी थी, पेट भरने की एक ऐसी दौड़ जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस खामोश और सामूहिक दर्द के बीच क्या कोई आवाज थी? जी हाँ, एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने इतिहास रच दिया। और वो आवाज थी भिखारी ठाकुर की। उन्हें अक्सर भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार थे जो लोगों के बीच से ही निकले थे और लोगों के लिए ही जीते थे। सोचिए, बिहार के कुतुबपुर गांव में एक नाई परिवार में जन्मे थे। उन्होंने गरीबी और समाज के दर्द को सिर्फ दूर से देखा नहीं था, उन्होंने उसे जिया था। और शायद इसीलिए उनकी कला में कोई दिखावा, कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्ची खरी भावनाएं थी। असल में उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? उनका अपना तजुर्बा, उनका अपना अनुभव। उन्होंने खुद पलायन का दर्द झेला था, कलकत्ता और खड़गपुर की मिलों में काम किया। और जब वो वापस अपने गांव लौटे ना, तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो किताबों की नहीं, बल्कि अपने लोगों की, अपने जैसे लोगों की कहानी कहेंगे अपनी कला के जरिए। और यहीं से जन्म होता है विदेसिया का। ये वही नाटक था जिसमें भिखारी ठाकुर ने पलायन के हर दर्द को, हर आंसू को एक कहानी में पिरो दिया था। तो चलिए, अब जरा इस कहानी के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं विदेसिया का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है परदेसी, वो इंसान जो परदेस गया हो। और उस समय भोजपुरी इलाके के लोगों के लिए परदेस या विदेश मतलब कलकत्ता, एक दूर का अनजान शहर, एक ऐसी दुनिया जहां वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार की तलाश में जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े से। पत्नी का नाम है प्यारी सुंदरी। घर में गरीबी है, हालात बहुत खराब हैं। और फिर एक दिन बेहतर भविष्य का, ढेर सारा पैसा कमाने का वादा करके पति अपनी पत्नी को गांव में अकेला छोड़कर कलकत्ता के लिए निकल पड़ता है। लेकिन शहर उसे बदल देता है। शहर की चकाचौंध, वहां की एक नई जिंदगी का नशा उस पर ऐसा चढ़ता है कि वो अपने गांव को भूल जाता है, अपने वादे भूल जाता है और अपनी पत्नी प्यारी सुंदरी जो घर पर उसका इंतजार कर रही है, उससे भी भुला देता है। उसे वहां एक नई संगिनी मिल जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक और बहुत जरूरी किरदार की, बटोही यानी एक राहगीर, एक यात्री। अब सोचिए, ये वो जमाना है जब न फोन था, न चिट्ठी पत्री का कोई ठिकाना। ऐसे में ये बटोही ही तो थे जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की अकेली उम्मीद हुआ करते थे। तो होता ये है कि प्यारी सुंदरी की मुलाकात इस बटोही से होती है। वो अपना सारा दर्द, अपनी सारी पीड़ा उसके सामने रख देती है और उससे गुहार लगाती है कि वो उसके पति को खोजे। बटोही उसके दर्द को महसूस करता है और वादा करता है कि वो उसके पति को ढूंढकर वापस लाएगा। और बस वो निकल पड़ता है कलकत्ता की ओर। लेकिन इस नाटक का जो अंत है ना, वो किसी फिल्मी कहानी जैसा हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही यथार्थवादी और सच कहूं तो चौंकाने वाला है।
पति घर तो लौटता है लेकिन अकेला नहीं, उसके पीछे पीछे शहर वाली संगिनी भी अपने बच्चों के साथ आ पहुंचती है। और फिर बहुत बहस के बाद एक अजीब सा समझौता होता है। तीनों एक ही छत के नीचे रहने का फैसला करते हैं। ये अंत उस दौर की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे कोई देखना या स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो हमने कहानी तो समझ ली, लेकिन एक सवाल है, आखिर इस विदेशिया लोक नाट्य शैली में ऐसा क्या था जो इसे इतना अनोखा, इतना शक्तिशाली बना रहा था? देखिए, भिखारी ठाकुर का थिएटर किसी बड़े भव्य ऑडिटोरियम का मोहताज नहीं था। नहीं, ये तो लोगों का अपना मंच था। 4-5 तख्ते जोड़े और बस। किसी भी गांव में खुली हवा में मंच तैयार, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी। कलाकार और दर्शक इतने करीब होते थे कि उनके बीच एक सीधा, सच्चा और एकदम लाइव रिश्ता बनता था। और इस शैली की जान क्या थी? सबसे पहले तो इसका संगीत, ऊंचे सुर में वो भावनात्मक गायकी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। फिर मंच पर एक कोरस होता था जिसे समाजी कहते थे, जो उस भावना को और भी गहरा कर देता था। एक्टिंग इतनी सच्ची और दमदार होती थी। कहते हैं कि उनके शो में इतनी भीड़ उमड़ती थी कि उसे संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती थी। मतलब ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये एक पूरा का पूरा अनुभव था। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन भिखारी ठाकुर का काम आज भी इतना रेलेवेंट, इतना प्रासंगिक क्यों है? इसका जवाब उनके काम के मकसद में छिपा है। असल में विदेशिया तो सिर्फ एक शुरुआत थी। भिखारी ठाकुर ने अपनी कला को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बाल विवाह, विधवाओं का दर्द, नशाखोरी, धार्मिक पाखंड, समाज की ऐसी न जाने कितनी कुरीतियों पर सीधे सीधे चोट की। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से अपनी कला से क्रांति कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ एक नाटककार नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक योद्धा थे। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने एक पूरी की पूरी पीढ़ी के दर्द को, उनकी खामोशी को आवाज दी। उन्होंने मनोरंजन के पर्दे के पीछे से समाज को उसका असली चेहरा दिखाया। और यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक हीरो मानते थे। वो जीते जी एक लेजेंड बन गए। और सोचिए, उनकी वो 100 साल पुरानी कहानी, पलायन की, बिछड़ने की और एक बेहतर जिंदगी के लिए चुकाई जाने वाली मानवीय कीमत की, ये कहानी आज भी तो हमारे चारों तरफ गूंज रही है। आज भी ये दुनिया भर में लाखों लोगों की सच्चाई है, हमारे शहरों में, हमारे गांवों में। तो बस आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में जब लाखों लोग आज भी काम के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़ते हैं, तब भिखारी ठाकुर की यह कला हमें उनकी चुकाई गई कीमत को समझने में कैसे मदद करती है? ये हमें उन इंसानी रिश्तों की कीमत के बारे में क्या सिखाती है, जो अक्सर तरक्की की इस अंधी दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते हैं?